हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर होगा जिसमें पढ़ेंगे आज पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह हमारा क्या होता है, इसका उत्पादन किस प्रकार से किया जाएगा और इसके जो सीमेंट का जब जलयोजन होता है तो इसके कौन कौन से घटक में टूटते हैं और उनका क्या कार्य होगा। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का जो विकास और संक्षेप में अगर कहा जाए तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि 1796 में जेम्स फकनर एक वैज्ञानिक थे या टेक्नोलॉजिस्ट थे जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने पेटेंट कराया था और इस पेटेंट में उन्होंने जलीय सीमेंट का प्रयोग किया था, हाइड्रोलिक सीमेंट का प्रयोग किया था। यानी 1776 चल रहा था, उस समय इन्होंने जलीय सीमेंट का निर्माण कर लिया था। जब कुछ और वर्ष बीता 1813 ईस्वी में तो विकार्ट नामक एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक चूना बनाया, कृत्रिम जलीय चूना का निर्माण किया। कुछ और समय बीता 11 वर्ष के करीब 1824 में जोसेफ एस्पडीन ने, जो इंग्लैंड के थे, इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया। अगर सीमेंट के जनक की बात किया जाए तो जो सीमेंट के जनक हैं वो हमारे जोसेफ एस्पडीन हैं। इन्होंने सीमेंट का निर्माण किया। अगर कहा जाए कोई यौगिक तो प्रथम यौगिक हमारा होगा जोसेफ एस्पडीन के द्वारा निर्माण किया गया, जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट है। थोड़ा सा अगर और देखा जाए तो पोर्टलैंड सीमेंट को 1824 में जोसेफ एस्पडीन द्वारा विकसित किया गया था, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, क्योंकि इसका रंग और गुणवत्ता एक तरह के चूना पत्थर के समान था, जो पोर्टलैंड पत्थर था। इसी पत्थर से उन्होंने सीमेंट का निर्माण किया, या कहा जा सकता है पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया, जो इंग्लैंड के एक क्षेत्र पोर्टलैंड से प्राप्त होता था। इसीलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। अब अगर बात किया जाए कि मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, तो पोर्टलैंड सीमेंट में हमारा जो होता है चूना पत्थर होता है, जो यहाँ पे अभी बताया गया कि चूना पत्थर है, इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान से यह प्राप्त होता है। इसमें मिट्टी होंगे और मिट्टी के साथ सैल या कह सकते हैं कि चट्टान हो। इन सबको एक उपयुक्त मात्रा में लेकर के मिश्रित किया जाता है और फिर एक साथ मिला करके रोटरी मिल होता है, उसमें 1450 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके बनाया जाता है। वर्तमान में एक रोटरी भट्ठे की क्षमता प्रतिदिन 10,000 मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है। नहीं, इतना यह हमारा उत्पादन कर सकता है। जो एक चित्र दिखाया गया जिसमें चाइना के एक रोटरी सीमेंट कंपनी उत्पादक का मॉडल दिखाया गया है, जहां पे सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। अभी उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। ऑपरेशन का जो क्रम है चित्र इतने में, यानी एक चित्र के द्वारा आपको दिखाया जाएगा ग्राफ बना करके कि क्या कब इसमें किया जाता है। इसमें प्रारंभिक चरण ये है, सम्मिश्रक और पेराई कार्यों का विविधता होता है। विभिन्न प्रकार की इसमें पेराई की जाती है। कच्चे फीड में एक समान संरचना होनी चाहिए और ठीक आकार में होनी चाहिए कि घटकों के बीच प्रतिक्रिया भट्ठा में पूरी हो सके, यानी पिसाई के समय यह काम कंप्लीट हो सके। बाद में जला हुआ जो क्लिंकर होगा वह जिप्सम के साथ ग्राउंड होगा, यानी जब यह पिसाई होगा क्लिंकर बन जाएगा, उसी में हम जिप्सम की भी कुछ मात्रा या कह सकते हैं 3 से 5% डाल देंगे। इसे परिचित ग्रेट पाउडर के रूप में जाना जाता है, जो हमारा जिप्सम होगा।
ग्रे पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में जाना जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी कच्चे माल चूना पत्थर होगा, मिट्टी होगा और लौह ऑक्साइड। ये 3 मुख्य रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। इसका कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान प्राथमिक प्रक्रियाओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया कि किस प्रकार से क्या कार्य हमारा होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हमारा जो क्ले मुख्य रूप से Al2CO3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ट्राई ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड है, फिर छोटी छोटी मात्रा के साथ सिलिकेट का भी प्रदान किया जाता है। मिट्टी का अपघटन जो होता है 600 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रखा जाता है, उस पे होता है। अगर कहा जाए क्ले हो, ये सब हमारे क्ले के अंतर्गत मिले होंगे। इनको अगर हीट किया जाता है तो ये हमारे इस प्रकार से अलग अलग आयों में टूट जाते हैं। अगर चूना पत्थर की बात किया जाए तो मुख्य रूप से इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान होता है और 1000 डिग्री सेल्सियस पर विघटित हो जाता है। यानी 1000 डिग्री सेल्सियस तब जब तापमान होता है तो यह भी टूट जाता है। अगर यहाँ कहा जाए चूना पत्थर हमारा यहाँ पे दिखाया गया है, अगर इसको गर्म किया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस तक तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा टूट जाता है। यानी इन 2 आयों में यह टूट जाता है। अब जो हम अगर बात किए तो यह हमारा चूना हो जाता है। अगर और इसमें बात किया जाए पॉइंट सी की, तो इसमें जो लौह ऑक्साइड और बॉक्साइड अतिरिक्त एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड प्रदान करते हैं, जो कम तापमान पर कैल्शियम सिलिकेट के निर्माण में मदद करता है। इन्हें पंक्ति मिश्रण में शामिल किया गया है। अगर कहा जाए तो जो हमारा रोटरी भट्ठे में अलग अलग तापमान क्षेत्र होते हैं, ये हमारा एक इस प्रकार से बॉयलर होता है। इसी के अंदर यहाँ से सामग्री को डाला जाता है और यहाँ से इसके प्लग को हीट किया जाता है। तो कहीं पे तापमान अधिक होता है, कहीं पे तापमान कम होता है, कहीं पे, यानी पूरे क्षेत्र में अलग अलग तापमान होता है। लेकिन इसके अंदर 1000 से लेकर के 1440 डिग्री सेल्सियस के बीच विभिन्न तापमान होते हैं। यानी 1000 कम से कम और अधिकतम 1450 डिग्री सेल्सियस के बीच ही तापमान इसके अंदर होता है, जो रासायनिक यौगिक बनाने में निर्माण होता है। C2S का प्रारंभिक गठन लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है, फिर 1400 पे C3S के आसपास होता है। यानी जो C2S हमारा है और C3S है, ये 2 ऐसे यौगिक हैं जो मिलकर के हमारे सीमेंट बनाते हैं, लेकिन जलयोजन के साथ यही अलग होकर के उसके साथ जल के साथ क्रिया करते हैं। अगर बात किया जाए कि यहाँ पे लाइमस्टोन, चूना पत्थर, क्ले, आयरन और बॉक्साइड सब मिला करके अगर 1450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो ये हमारे जो यौगिक बनते हैं कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट और Al2O3 FeO3 हमारे बनते हैं। अगर रोटरी भट्ठे में अंतिम उत्पादन की बात किया जाए तो जो क्लिंकर हमारा प्राप्त होता है उसकी पिसाई करते समय 3 से 5% इसमें जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट के अलावा कुछ 75 माइक्रोन से छोटे में क्लिंकर को मिला करके पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। जिप्सम का यह सूत्र दिया गया है कि कारण तेज़ी से जो सेटिंग होता है उसको नियंत्रित करने के लिए, यानी जो सीमेंट का जमाव काल होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इसमें जिप्सम की 3 से 5% की मात्रा मिलाई जाती है। अगर बात किया जाए तो जो अभी आपको चित्र के लिए वहाँ बताया गया, ये हमारा चाइना का एक है जो 1000 मीट्रिक टन पर डे तक लगभग सीमेंट का उत्पादन करती है, जो हमारा यह चाइना में उपस्थित एक फैक्ट्री है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ इसके उत्पादन की बात कही जा रही है कि यहाँ से सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आयो को लेंगे, यहाँ पे इस पे डाला, यहाँ पे डाला जाएगा, यहाँ इस मिल में आएगी, यहाँ कुछ फिर इसकी आकार को छोटा किया जाएगा, फिर
जो स्टोर यहाँ पे किया जा सकता है रॉ मटेरियल को, फिर यहाँ से इस मिल में लाएंगे, बाल मिल में। यहाँ पे इसकी कुटाई की जाती है और फिर यहाँ पे ब्लेंडिंग सॉलिड के साथ मिक्स किया जाता है। फिर यहाँ पे क्लिंकर प्राप्त होता है, स्टोर किया जाता है और फिर यहाँ पे हीट एक्सचेंज किया जाता है, तापमान को बदला जाता है। फिर यहाँ से आगे जब रोटरी मिल में लाते हैं तो यहाँ पे तापमान अलग अलग होता है, पिसाई की जाती है और फिर यहाँ से पिसाई हो जाने के बाद जब हमारा क्लिंकर बन जाता है, पिसाई हो जाने के बाद जब हमारा यहाँ पे क्लिंकर बन जाता है तो यह क्लिंकर के साथ ही जिप्सम भी कुछ मात्रा में ला करके मिला दिया जाता है, पुनः बाल मिल में इसको पिसाई की जाती है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे सीमेंट तैयार हो जाता है, स्टोर कर लिया जाता है पाउडर के रूप में और फिर यहाँ से इसकी सप्लाई की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम सीमेंट का उत्पादन करते हैं। अब केमिकल या कह सकते हैं रासायनिक कंपोजिशन देख लेते हैं इसमें। अगर संक्षिप्तीकरण में कहा जाए तो सीमेंट रासायनिक विज्ञान में निम्नलिखित संक्षिप्तकार अपनाए जाते हैं। कृपया ध्यान दें कि वे अन्य प्रकार के रसायन विज्ञान के अनुरूप नहीं हैं, हालांकि ये अंकन अक्सर सिरेमिक्स रसायन विज्ञान में भी उपयोग में लाए जाते हैं। जो हमारा ये है इसको सी से दिखाएंगे, अगर ये लिखा गया तो ये से, ये लिखा गया तो ये से दिखाएंगे। ये हमारे इसके सिंबल यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि किसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे अगर कहा जाए इतना अगर लिखा गया कहीं पे तो इसको हम लिख सकते हैं CH, या इतना लिखा गया तो C3 इसको लिख देंगे। इतना अगर लिखा गया है तो इसको C2S हम लिख देंगे, डाइकैल्शियम सिलिकेट। तो इस प्रकार से ये हमारा केमिकल बनता है। यहाँ पे इसके कुछ ग्राफ दिखाए गए हैं जो आप सभी देख लेंगे कि इसकी साइज किस प्रकार से और कहाँ पे होती है। जैसे यहाँ पे इसके साइज दिखाए गए हैं तो इन साइज को देख करके हम पता कर सकते हैं क्या। और ये तो दिखाए गए हैं कि ये हमारे स्ट्रेंथ कब और कितने समय में कितना प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे ये IO दिखाए गए हैं जो सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई एल्युमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनेट फेराइट, जो हमारा सभी वाइट होता है, जिसमें से एल्युमिनेट हमारा ब्लैक होता है और यह वाइट और ग्रे होता है। इसकी यहाँ पे परसेंटेज दिखाई जा रही है कि भार के अनुसार अगर 50 kg का कोई हो बैग हो या एक बोरी सीमेंट हो, एक बोरी सीमेंट हो, केजी में हो, किसी में भी हो, तो उसमें ये प्रतिशत मात्रा लगभग निश्चित होती है। बी में अगर देखा जाए साधारण यौगिक, साधारण सीमेंट में प्रमुख यौगिक यहाँ तालिका में सूचीबद्ध किया गया है। C3S, C2S, C3A और C4AF ये हमारे यौगिक हैं। इसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए यहाँ से देखेंगे किस प्रकार से किया जाता है। ये यहाँ पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इसको कहा जाता है, C2S को डाई कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है, C3A को ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट, C4AF को टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट कहा जाता है। इसके अलावा C3S का उपनाम एक जैसा है, C2S बेलाइट और C4AF फेराइट। यह संकेत दिया जाना चाहिए कि पोर्टलैंड सीमेंट में 68 से 75% हिस्से पे हमारा दो ही यौगिक होता है, C3S और C2S, जिसको हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है यह कैल्शियम सिलिकेट होता है, इसलिए हम पोर्टलैंड सीमेंट को एक ऐसी सामग्री के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकेट के अनुपात में जोड़ती है कि परिणाम स्वरूप कैल्शियम सिलिकेट कमरे के तापमान पर और सामान्य दाब पर पानी के साथ क्रिया करेगा। अन्य उद्देश्य पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्ट ऑक्साइड संरचना में पाया जाता है जो यहाँ तालिका में दिखाया गया है। ऑक्साइडों के ओजन प्रतिशत में पोर्टलैंड सीमेंट में ये सब हमारे यौगिक ओजन प्रतिशत की गणना बोगे द्वारा, हमारे बोगे एक वैज्ञानिक थे,
उनके द्वारा यह समीकरण दिया गया है और इस समीकरण के द्वारा हम इन सब की परसेंटेज भार में ज्ञात कर सकते हैं कि कितना कितना होगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और फोर्थ हमारा होगा C4AF परसेंटेज में दिया गया, जिसको टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड के नाम से भी जाना जाता है। और जो यहाँ पे FSC ये सारे दिए गए हैं, ये पहले चित्र में आप वहाँ से ले सकते हैं। सी में दिया गया है पोर्टलैंड सीमेंट में लघु घटक, छोटे छोटे जो हमारे घटक होते हैं। सीमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है वो जिप्सम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्षार और सल्फेट। पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन करने के लिए क्लिंकर को पीसने की अंतिम प्रक्रिया में उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम को मिलाने के कारण C3A की तेज प्रतिक्रिया के कारण होने वाली फ्लैश सेटिंग को यह कम करता है। यानी जब अगर यह जिप्सम ना मिलाया जाए सीमेंट में उत्पादन के समय, तो जो C3A सबसे पहले रासायनिक क्रिया भाग लेता है, इसके कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जिससे कि कंक्रीट हमारा गर्म होने लगता है और रासायनिक क्रिया तेज हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए इसमें हम जिप्सम मिला देते हैं। क्योंकि यह C3A के साथ प्रतिक्रिया करता है, C3A की सतह पर एट्रिनाइडेट नामक एक जलयोजन उत्पादन का निर्माण करता है, जो इसके सतह पे एक झिल्ली के रूप में बना लेता है, जिससे कि रासायनिक क्रिया धीमी पड़ जाती है। जिप्सम जोड़ा सीमेंट के समान प्रतिशत 4 से 5%। केवल जब जिप्सम पोर्टलैंड सीमेंट में 3 से अधिक है तो एट्रोगाइट के गठन की गारंटी दी जा सकती है। जब जिप्सम की प्रतिक्रिया 1 से 3% तक होती है तो एट्रीगाइट और मोनोसल्फोल्यूमिनेट दोनों का गठन किया जा सकता है। ये दोनों झिल्ली के रूप में उसके ऊपर बनाते हैं, जिससे कि इसकी रासायनिक क्रिया धीमी पड़ जाती है। और अगर कहा जाए तो ये जो सारे क्षार दिए गए हैं, कंक्रीट के pH मान को 13.5 तक बढ़ा सकते हैं, जो इस्पात की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा होता है। उच्च क्षारीय वातावरण को यह बहुत ही सरलता से सहन कर सकते हैं। इसके लिए कुल क्षार प्रतिक्रिया और लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे हैं आज के इतने ही। अगर यह वीडियो आप सबके लिए उपयोगी हो, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।